हेलो एंड वेलकम। आप हमारा स्पेशल कार्यक्रम देख रहे हैं आईपीओ एक्सप्रेस, जहां हम आज बात करेंगे आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के आईपीओ की। ये आईपीओ जो है सितंबर 23 को खुला, सितंबर 25 को बंद होगा, यानी कि कल इसका आवेदन का आखिरी दिन है। और प्राइस बैंड जो है वो 393 रुपीज से 414 रुपीज के बीच का रखा गया है। इशू साइज 745 करोड़ का है। और खास बात तो ये है कि ये फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स है। इसमें ऑफर फॉर सेल में कुछ भी नहीं है, यानी कि 745 करोड़ रुपए ऑफ फ्रेश इक्विटी से वो जुटाने की योजना रखते हैं। मैनेजमेंट से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कंपनीज के आगे के प्लान क्या है और आईपीओ का इस्तेमाल वो कैसे करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर प्रदीप गुप्ता, इज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स, एंड मिस्टर रूप बोत्रा, ही इज होल टाइम डायरेक्टर आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर प्रदीप सर। प्रदीप सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। यू हैव अ बिजी डे सिंस मॉर्निंग। प्रदीप सर, ये बताइएगा, आप भी मार्केट को जानते हैं, हम भी मार्केट को जानते हैं। हम भी 25 साल से है, आप 30 साल से ज्यादा से इस बाजार में है। अ, इस समय का मार्केट थोड़ा अनसर्टन है। आईपीओ की पाइपलाइन तो बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन मार्केट अनसर्टेनिटी के बीच में आपको डर नहीं लगा कि ये सही समय है आईपीओ लाने का या नहीं? नमस्कार। सबसे तो पहले मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूँ। आ, ऐसा है गीतू जी, समय तो क्या है इस मार्केट में, अगर आप वास्तव में देखें तो शॉर्ट टर्म में चेंज होता रहता है, लॉन्ग टर्म में लंबे समय में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। करेक्ट। आप बिल्कुल सही बोले। आपको अगर 25 साल में आपने भी तजुर्बा किया होगा, दो तीन जी। महीने खराब भी हो सकते हैं, एक आध महीना ऊपर नीचे चलता रहता है। सवाल ये है कि आपकी नीड कैसी है। सवाल ये है कि आप उस जरूरत को अपनी कंपनी में जिसके लिए आप ये पैसा रेज कर रहे हैं उसकी कितनी जरूरत है, और उस जरूरत से आप कितना फायदा किस समय में उठा सकते हैं। और हमारा ये मानना है कि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड एक्टिविटी में अगर हमको पैसा आज चाहिए और हम पैसा आज लगाते हैं तो ऑब्वियसली ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट उस कंपनी के बहुत अच्छे होंगे। जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि ये सारा का सारा पैसा प्राइमरी इशू में सब कंपनी में जाना है, कंपनी की ग्रोथ के लिए जाना है। तो आज की तारीख में जो भी निवेशक हम तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, तो ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर वैल्यूएशन कम पे जुड़ रहे हैं तो आगे जी। जाके आप समझ सकते हैं ग्रोथ इस पैसे से भी आनी है और ओवरऑल भी आनी है। आगे अगर जी। बाजार ठीक है तो ग्रोथ अच्छी होगी, निवेशकों को फायदा होगा। मैं आनंद राठी से बहुत समय से जुड़ी हुई हूँ। मैंने बहुत सारे आपके रिसर्च एनालिस्ट, आपके मैनेजमेंट के हेड से भी इंटरव्यूज किए हैं। और मैं हाँ। जानती हूँ कि ये फुल सर्विस ब्रोकरेज हाउस है जिसकी नेशनल प्रेजेंस है, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रोकिंग हाउसेज दैट आई हैव रियली कम अक्रॉस। धन्यवाद। मेरा ये सवाल होगा सर कि 745 करोड़ रुपए आप जुटाएंगे, आपने कहा कि आप एक्सपेंशन में लगाएंगे, तो कहाँ कहाँ लगाने की योजना है आपकी? कैसे इस्तेमाल होगा इस रकम? बेसिकली ये सारा का सारा पैसा हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को नीड को पूरा कर रहा है। तो बेसिकली 745 में से 550 करोड़ हम्म। प्योरली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए है। और हम्म। उस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में भी आप देखें तो एक बड़ा शेयर मार्जिन हम्म। ट्रेडिंग फैसिलिटी पे जाता है। जैसा हम्म। हम जानते हैं कि आज की तारीख में ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री जो है पिछले कई सालों से एक कैपिटल इंसेंटिव इंटेंसिव इंडस्ट्री भी हो गई है, जिसमें करेक्ट। कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक्सचेंजेस में देना है, मार्जिनिंग के लिए देना है, कस्टमर्स की अगर मान लो जरूरत है तो उनको फंडिंग फाइनेंसिंग करनी है। और उसी के ऊपर पिछले 6-7 सालों से 2017 के बाद से एक मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो कि रेगुलेटर ने अलाउ की है, वो भी ब्रोकर की तरफ से होनी शुरू हो गई और धीरे धीरे वो बुक ओवरऑल बढ़ रही है। आज की तारीख में अगर देखें तो इंडस्ट्री के लेवल पे 1 लाख करोड़ से ऊपर की है। हमारी बुक मार्च 25 का अगर आंकड़ा देखें तो 685 करोड़ की है। तो ये बुक धीरे धीरे काफी बढ़ रही है और उसके लिए आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। आप इंटरनल रिसोर्स से या अदरवाइज जितना कर सकते हैं वो कर लेते हैं। बट आपको, और उसी की वजह, उसी का एक कारण है कि हमने ये आईपीओ के थ्रू ये पैसा जुटाने की जरूरत की है। और हमारी इनहेरेंट रिक्वायरमेंट ऑलरेडी हमारे पास है। अगर आप, मैं आपसे एक डेटा शेयर करूं, हमारे एक्टिव कस्टमर बेस का करीब 8 से 9% कस्टमर बेस ही मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को अभी तक ले। अवेल कर। बाकी लोगों की जरूरत है पर हम उस पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास फाइनेंस की मींस की हमेशा इस कंपनी में कमी रही है। तो इसीलिए ये सारा पैसा रेज कर रहे हैं और उसको रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमने ये पैसा रेज किया है।
बिल्कुल। और पार्टिसिपेशन जो है स्टॉक मार्केट में बहुत स्ट्रांग हो रही है। कोविड के बाद तो सब कुछ बदल ही चुका है। और आप किसी से भी बात करिएगा, छोटा या बड़ा, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट्स एंड एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स। बिल्कुल सही बात है। रूप सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप ये बताइएगा, रेवेन्यू मिक्स के बारे में कुछ बताइएगा। आप ब्रोकिंग में भी है, मार्जिन ट्रेडिंग भी है, प्रोडक्ट्स आपके डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, एडवाइजरी में भी है, वेल्थ मैनेजमेंट में भी है। तो रेवेन्यू मिक्स कैसा चेंज होते देखते हैं विद चेंजिंग प्रेफरेंस ऑफ द पीपल? अ, नमस्ते गीतू। आपने जैसा आपने राइटली हाईलाइट किया इन टर्म्स ऑफ यस, ब्रोकिंग में बहुत कुछ डायनामिक्स में चेंज हुए हैं। तो यदि ये बिजनेस में 95 से मैं इस बिजनेस में इस ग्रुप के साथ जुड़ा था, और तब से अभी तक मैं यदि मैं जर्नी को देखूँ तो बहुत कुछ बदला हुआ है। मैं यदि बिगनिंग की बात करूँ तो ऑलमोस्ट पूरा ही रेवेन्यू जो था वो ब्रोकिंग साइड से ही आता था। जी। आज की तारीख में धीरे धीरे करके हमने इसको डाइवर्ट करके इस रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई किया हमने, और 60% हिस्सा आज की तारीख में ब्रोकिंग से आता है, 40% हिस्सा नॉन ब्रोकिंग से आता है। नॉन ब्रोकिंग में एक साइड में हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की बिजनेस की इनकम है, और दूसरी साइड में हमारी इंटरेस्ट की इनकम है जो एमटीएफ से और दूसरे इंटरेस्ट से आती है। तो ये मिला के 40% है। और धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन का हमको सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिल रहा है, मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ में हमारे रेवेन्यू में बढ़त या घटत जो है उतनी नहीं होती है जितनी मार्केट में जी। होती है। तो उस वे बिल्कुल। में हम अपने आप को सिक्योर कर पाए। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात बात यह है कि यदि मैं इसमें फर्दर रेवेन्यू मिक्स में और मैं आगे बढ़ूं, तो ब्रोकिंग के रेवेन्यू का भी जो 60% ब्रोकिंग से आता है उसका 50% पोर्शन जो है वो हमारे को कैश मार्केट से आता है। ओके। जनरली इंडस्ट्री में सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, इंडस्ट्री में बिल्कुल। डेरिवेटिव की ओर झुकाव ज्यादा रहता है। कहीं पर हम्म, 70, कहीं पर 80% भी पोर्शन जो है वो डेरिवेटिव साइड से आता है। हम जी। लोगों का शुरू से एक यहाँ पे एक फिलोसॉफी हमने जो अडॉप्ट की कि कस्टमर को मनी जनरेट होनी चाहिए। यदि कस्टमर को मनी जनरेट होएगी तो हमारे को मनी का जनरेशन बाय डिफॉल्ट उससे आएगा। तो उसी दौरान में हमने हमने हमेशा इन्वेस्टमेंट की फिलोसॉफी पे ज्यादा जोर दिया, लॉन्ग टर्म की फिलोसॉफी पे ज्यादा जोर दिया। उन सबका बेनिफिट ये हुआ कि लॉन्ग टर्म की यदि मैं बात करूं तो हमारे साथ में क्लाइंट जो जुड़े हुए हैं, 5 साल के ऊपर के कस्टमर की बात करूं तो करीब करीब 50% क्लाइंट हमारे साथ में है। 3 साल के ऊपर की बात करूं तो करीब 60% क्लाइंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो इस वे में हमने रेवेन्यू का डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है, और इस वे में हमने लॉन्ग टर्म की अप्रोच को फॉलो करने की कोशिश की है। बिल्कुल, स्टिकीनेस जो है वो बहुत अच्छी है। जैसे आपने अभी बताया कि जो निवेशक है वो आपसे जुड़े ही रहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ जाते हैं। ये बताइएगा, नॉन ब्रोकिंग बिजनेस में रूप साहब, स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। कोई नए प्रोडक्ट्स या कोई नए वर्टिकल्स जो आप नॉन ब्रोकिंग बिजनेस में इंक्लूड या फिर से शुरू करना चाहते हैं? आपने बहुत ही इसमें मतलब अप्रोप्रिएट एक चीज हाईलाइट की है कि यस, नॉन ब्रोकिंग में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बहुत बेटर है, और स्पेशली प्रोडक्ट एडिशन के साथ। तो इस कंपनी में हमारी ये भी साथ में एक हमेशा रही है कि क्लाइंटों को धीरे धीरे करते उनकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे क्लाइंटों का एयूएम बड़ा होता है उनकी हम्म, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। तो हम लोग हम्म, इसमें लगातार बेसिस पे प्रोडक्ट ऐड करते जाते हैं। कोई एक हम्म, एक समय था जब हम खाली म्यूचुअल फंड इस कंपनी में एज ए नॉन ब्रोकिंग का सेल कर रहे थे। जी। उसके जी। बाद में हमने इसी कंपनी में पीएमएस को ऐड किया। फिर बाद में हम्म, हमने करीब, मैं 3 साल पहले की बात करूं तो हमने एआईएफ को ऐड किया। हम्म, हमको ग्रेजुअल बेसिस पे कॉर्पोरेट एफडीज, बॉन्ड्स, हम्म, वो सब प्रोडक्ट चालू किए, और आगे भी हम्म, हम लोग प्रोडक्ट ऐड करते जा रहे हैं। इनफैक्ट आगे हमने इंश्योरेंस का हमको रिसेंट में लाइसेंस मिला, तो हम आगे वो भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। सो इस कंपनी में हम्म, लगातार हम लोग प्रोडक्ट का एडिशन करते जा रहे हैं, और आगे भी हम्म, ये कोशिश हमारी रहेगी कि हम लोग जो जो ग्राहकों की रिक्वायरमेंट हो, समय के साथ हम्म, में जो बदलाव आते हैं प्रोडक्ट में, बेस्ड ऑन द हम्म। कस्टमर सुटेबिलिटी हम लोग उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते जाएं एडिशनल। प्रदीप सर, आपका नाम जाना पहचाना है मेट्रोज में, सब जानते हैं आनंद राठी ग्रुप को। लेकिन अगर टियर 2 टियर 3 सिटीज की बात करें, वहाँ चाहे आपके ऑफिसेज होंगे पर अवेयरनेस ज्यादा नहीं है। सो आप नए मार्केट्स कैसे खोज रहे हैं और आपके प्लान्स क्या है उसके लिए? असल में अगर आप देखें तो हमारा स्प्रेड टियर 2 टियर 3 सिटी में भी उतना ही है, इक्वली है। हम्म, जहाँ तक प्रेजेंस का सवाल है, हमारी 90 ब्रांचें 54 सिटी में है, 54 सिटी हम्म, में, हम्म, और करीब 1125 बिजनेस पार्टनर, और टोटल प्रेजेंस अक्रॉस द कंट्री अबाउट 300 सिटी में है। हम्म, तो हमने एक मॉडल तैयार किया और अख्तियार किया कि हर लार्जर सिटी, टियर 1 सिटी में और स्टेट कैपिटल में हमारी प्रेजेंस थ्रू ब्रांच नेटवर्क हो। हम्म, और वहां पे जहां पे हम पहुंच नहीं सकते, या एडमिनिस्ट्रेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट है, या मैन पावर के हिसाब से, या उसके हम्म, मैनेजमेंट के हिसाब से अगर तकलीफ है, तो टियर 3 और टियर 4 और टियर 2 टाउन, जहां पे पेनिट्रेशन कम रहता है, वहां हम बिजनेस हम्म, पार्टनर के थ्रू रीच करने की कोशिश करते हैं, और वहां हमारा बिजनेस पार्टनर नेटवर्क है।
आज की तारीख में आपको मैं बता दूं करीब 50 से 60% हमारा टीयर 2 टीयर 3 में प्रेजेंस है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। और उसी को हम कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड करते जा रहे हैं। हमारा ब्रांच नेटवर्क में हम जहाँ पे लोकेशन में एडमिनिस्ट्रेटिवली या प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ जहाँ पे भी बेटर ब्रांचेज हो सकती है, हम वहाँ ब्रांच एक्सपैंड करते हैं और विद इन सेम ब्रांच में बाई एंड लार्ज आरएम्स को बढ़ाते हैं। आज की तारीख में हमारे पास करीब करीब 2000 लोग जुड़े हुए हैं इस कंपनी में, जो कि इस कंपनी में सर्विस कर रहे हैं, राइट। जहां तक बिजनेस पार्टनर का सवाल है, तो डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस और अदर मेजर टाउन में हम थ्रू बिजनेस पार्टनर पेनिट्रेट कर रहे हैं, और दोनों में इक्वली हर ईयर में कुछ ना कुछ ग्रोथ देखने को मिलती है। जहां तक बिजनेस पार्टनर करीब 100 से 125 बिजनेस पार्टनर ऑन ईयर बेसिस, नेट बेसिस पे हम ऐड कर रहे हैं हमारे साथ। और जहां तक ब्रांच नेटवर्क के हमारे आरएम कॉन्स्टेंटली हम ऐड करते चले जा रहे हैं। इन दोनों के साथ साथ आजकल डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल स्पेस और डिजिटल डिलीवरी भी जरूरी है। तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों रोबस्ट हैं, चाहे वो वेब पे हो चाहे ऐप पे हो। पीपल आर यूजिंग देम एंड वी आर कॉन्स्टेंटली एडवोकेटिंग दोज प्लेटफॉर्म ऑल्सो। खाली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये है कि अलोंग विद डिजिटल प्लेटफॉर्म हम एक्विजिशन पे बहुत ज्यादा जोर थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं देते हैं। हम ये देखते हैं कि जो कस्टमर को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने की सुविधा है वो उसको मिलती रहे। अगर वो इंडिपेंडेंट होके कर सकता है, इज वेल एंड कर सकता है। अगर उसको सहायता है तो उसको आरएम का सपोर्ट रहे। क्योंकि हमारी फिलोसॉफी में और हमारे एक्सपीरियंस से हमारा मानना है कि निवेशक जब निवेश के बारे में एक राय बनाता है और जब कन्विक्शन लाना होता है, तो चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख ले, वो एग्जीक्यूट जरूर कर सकता है, बट अगर डिसीजन मेकिंग का काम है तो सेकंड एंड थर्ड कनेक्ट लेके उसके बारे में जानकारी और हासिल करना चाहता है। एंड दैट्स व्हाई हमारा आरएम नेटवर्क, जो डायरेक्ट या हमारे बिजनेस पार्टनर के थ्रू है, उस थ्रू में उस चैनल पे रीचेक करता है, उसके कंपैरिजन लेता है और एक कन्विक्शन उसको उस बात करने के बाद आता है। वंस वो उसके आइडिया पे, उसके प्रोडक्ट पे कन्विक्शन हो गया, तब वो डिसीजन लेके एग्जीक्यूट करता है। एंड दैट्स वेयर वी से इट्स अ फिजिकल मॉडल विच इज गोइंग टू वर्क विद अस एंड कॉन्स्टेंटली वर्किंग विद अस। ह्यूज अनटैप्ड मार्केट सर, ह्यूज मार्केट, अभी तो शुरुआत ही हुई है। शुरुआत ही हुई, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। रूप सर, एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट इस समय कितना है और इसको आप आगे कैसे देखते हैं? हमारे केस में ये एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट की बात करूं तो आज की तारीख में इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पे हम लोग हैं। करीब 29,400 रुपए का लास्ट ईयर का एवरेज आ रहा है। और ये मैं ब्रोकिंग के रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन या एमटीएफ का रेवेन्यू है वो पूरा सेपरेट है, उसके अलावा है वो। और हमारी ये धारणा है कि हम इस रेवेन्यू लेवल को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि एक साइड जैसा मैंने बताया हमारे साथ क्लाइंटों की स्टिकनेस है, दूसरी साइड में यदि मैनेजर एंड अबो की टीम मेंबर्स की बात करूं तो वहां पे भी हमारी स्टिकनेस बहुत हाई है, जहां पे अगेन हमारे पास 5 साल के ऊपर के करीब करीब 50% लोग हैं। और ये बिजनेस रिलेशनशिप का और कंटिन्यू बेसिस पे सर्विसिंग का है। इसके अलावा हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ जो प्रोडक्ट के अलावा जो है वो है रिसर्च की, क्योंकि हमारे यहाँ पे करीब 60 से 70% की टोटल रिसर्च की टीम है। और ये खाली स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए ही रिसर्च नहीं कर रहे हैं, ये इवन प्रोडक्ट्स का जो हमारा सिलेक्शन है उसमें भी ये लोग रिसर्च प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग रिसर्च के थ्रू प्रोडक्ट बेटर वे में क्लाइंटों को सूटेबिलिटी के हिसाब से जो देते हैं, तो हम अल्फा जनरेट कर पाते हैं एज कम्पेयर टू ए नॉर्मल इंडस्ट्री के रिटर्न से। और उसके कारण से हमारे केस में क्लाइंट का, जैसे मैंने बताया, स्टिकीनेस है। ये स्टिकीनेस के अलावा क्लाइंट हमको रेवेन्यू एक पर्टिकुलर परसेंटेज में आई कैन से वो भी देने के लिए तैयार है। जबकि बहुत दफा होता है डिस्काउंट बुकिंग हाउसेस के साथ आप जैसे देखते हैं भाई कंपटीशन है बहुत कुछ, पर हमारे केस में हम लोग कैश मार्केट में पर्टिकुलरली हमारे यील्ड को भी हम लोग मेंटेन करते हुए आ रहे हैं पिछले 4-5 साल में भी। तो उसके कारण से मेरे को लगता है कि ये रेवेन्यू की जो हमारी कंटिन्यूटी है वी विल एबल टू मेंटेन। और पिछले ये जो मैंने अभी भी आपको जो डेटा हाईलाइट किया, पिछले 4 से 5 साल की बात करूं तो हम लोग ये लीड मेंटेन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री। प्रदीप सर, मार्जिन फंडिंग में रिस्क तो रहता ही होगा, डिफॉल्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, उसको कैसे मैनेज करते हैं? इनफैक्ट हमारे यहाँ पे 0% रिस्क है जब से हमने मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग बुक की है। और हम बिल्कुल निश्चिंत होके करते हैं। ये सारा काम है आपकी स्ट्रेटेजी का और प्रोसेसेस का और रिस्क मैनेजमेंट का। तो आप अगर हमारी मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग बुक देखें तो 75% मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग 1 करोड़ से नीचे दी गई है। ओके। और दूसरा एक तरीका और बताऊं जिससे कि हम डाइवर्सिफाई, तो इट्स वेल डाइवर्सिफाई
और इसी डिवर्सिफिकेशन में कैसे हम रिस्क भी मैनेज कर रहे हैं। अगर आप देखें तो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग फ्रॉम एक्सचेंज परस्पेक्टिव करीब 1900 स्टॉक के अगेंस्ट में दी जा सकती है। हमने अपने एक्सपीरियंस से, हमारी स्टडी से, हमारे एक्सपीरियंस से उस लिस्ट को 900 के ऊपर कैप कर रखा है। और वो 900 में भी अगर आप वास्तव में देखें तो 75% बुक निफ्टी 500 स्टॉक में है। तो हमारे पास कभी रिस्क इस तरह के आने ही नहीं देते। और हमने ये रिस्क, जो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग भी जो दी है, जो हमारा ध्येय है वो ये है, जो भी निवेशक है वो कैसे एक लिमिटेड स्पेस की लिवरेज लेके अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इम्प्रोवाइज करे, न कि इस बुक के थ्रू ओवर लिवरेज पोजीशन लेके मार्केट में आए। तो हमने इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस कर रखे हैं, एक पर्सनल लेवल पे, एक स्टॉक लेवल पे। तो कई तरह के एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन के थ्रू हम ये मार्जिन ट्रेडिंग को अपने प्रोसेसेस के थ्रू मेंटेन और मैनेज करते हैं। ग्रुप से फाइनेंशियल्स तो बहुत अच्छे हैं, डिसेंट फाइनेंशियल्स। पैट मार्जिन जिसपे आप ऑपरेट करते हैं 12.5 के आसपास का है। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, मार्च 2023 में 37 करोड़ से बढ़ के 103 करोड़ 31 मार्च 2025 में। इस ग्रोथ को मेंटेन करेंगे। एबिटा मार्जिन 37%। देखिए, जैसा पहले मैंने हाईलाइट किया था, ये इंडस्ट्री जिसमें हम है, इसमें शॉर्ट टर्म में प्लस और माइनस होते हैं, बट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि यदि मैं कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ की बात करूं लॉन्ग टर्म में, तो इंडस्ट्री की ग्रोथ कंटिन्यू बेसिस पे चल रही है। यदि मैं करीब 18% के आसपास बोलूं यदि इंडस्ट्री की ग्रोथ, तो वो काफी टाइम से चल रही है। दूसरी और इम्पोर्टेंट पार्ट यह है कि ये पैसा इस कंपनी में आ रहा है, कंटिन्यू बेसिस पे हम लोग एयूएम ग्रोथ करते जा रहे हैं, और हमने एयूएम में धीरे धीरे एक बड़ा हिस्सा ट्रेल बेसिस पे बिल्टअप कर लिया है, जो हमारे रेवेन्यू को स्टेबिलिटी देता है। एक साइड में डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में ट्रेल रेवेन्यू, और दूसरी साइड में एमटीएफ के बिजनेस का कंटिन्यूटी ऑफ द रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। तो ये चीजें हमको हेल्प कर रही है इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूड ग्रोथ में। तो हमें आशा है कि हम लोग ये ग्रोथ को आगे भी सस्टेन कर पाएंगे। प्रदीप सर, अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आप मार्केट्स को कहाँ देखते हैं, तो सारे निवेशक मेरे जो व्यूअर्स है वो नाराज हो जाएंगे। तो मार्केट्स यहाँ से कहाँ लॉन्ग टर्म? नहीं, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म हमें तो मार्केट अच्छा ही लगता है। देखिए, कंट्री की ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ हम सब जानते हैं अच्छी चल रही है, और वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारी इकोनॉमी ऐसी है जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ फैक्टर पे चल रही है, राइट। तो जब जीडीपी ग्रो कर रही है तो यहाँ पे कैपिटल मार्केट, यहाँ की कंपनियों की ग्रोथ तो जायज है, वाजिब है। इंटरमिटेंटली कई सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आएंगे, या वर्ल्ड इकोनॉमी में जो चेंज हो रहे हैं या बदलाव हो रहे हैं उसके इम्पैक्ट हमारे मार्केट में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, हो सकता है। बट कंपेरेटिव टू एनी अदर मार्केट कम इम्पैक्ट करेंगे, पहली चीज। बट हमारी इकोनॉमी कंप्लीटली डोमेस्टिक ग्रोथ से बनी हुई इकोनॉमी है। अनफॉर्चुनेटली अभी जो एब्सोल्युटली नया रिफॉर्म जीएसटी में देखने को मिला है, वो वापस कंजम्पशन डिमांड को बूस्ट करने वाला है, राइट। तो मुझे ये लगता है कि ये ग्रोथ कॉन्स्टेंटली रहेगी और आगे भी सस्टेन करेगी, और अच्छा समय कॉन्स्टेंटली दिखाती रहेगी। बिल्कुल। जब हम $50 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो सोचिए हमारे मार्केट्स की मार्केट कैप कहाँ पे मार्केट कैप कहाँ होगी, बिल्कुल। और दूसरा एक और चीज है, अभी तो हम बहुत पीछे हैं। हमारी कंट्री ऐसी कंट्री है जहां पे वन ऑफ द लार्जेस्ट लिस्टेड स्पेस में कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज है। जी। सवाल तो भी मार्केट कैप कम है। तो आज करेक्ट। वो मार्केट कैप इसलिए कम है क्योंकि हम अभी डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड से डेवलप की ओर, डेवलपमेंट की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कंपनियां मिड स्मॉल से मिड में जा रही है, मिड से लार्ज में जा रही है, तो ऑटो ट्रांसमिशन जैसे जैसे होगा, मार्केट कैप इज गोइंग टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड ओवर। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। वेरी ट्रू सर। प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बातचीत करने के लिए। रूप सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।